हेलो हेलो हेलो। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड बच्चा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होती है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ को डिटेल्स में पढ़ रखा है बच्चा। इन सभी टॉपिक्स पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लेकर के इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ रखा है। तो वैसे ही आज आप अभिषेक यानी मेरे साथ क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे और इस पर भी न्यूमेरिकल्स लेकर के इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चा। चलिए आप हैंड लगा लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल आप सब लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन पढ़ रखा था बच्चा। आपने पढ़ा था कि जब लाइट किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पथ से बेंड हो जाती है बच्चा। लाइट बेंड कैसे करती है, इन टॉपिक्स पर भी हम लोगों ने बात कर रखा था कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है बच्चा, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। मेरे ख्याल से इतनी बात में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए था, ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है यार। अगर मैं आपको बच्चा बात करूं, हम लोगों ने क्या बात किया अभी कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट जब रेयर मीडियम से, बच्चा पहले देखो कहां से कहां ले जा रहा हूं मैं। लाइट जब हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बच्चा क्या होती है। लाइट जब हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, मतलब नॉर्मल की ओर आ जाती है यार। लाइट को जाना कैसे था, लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ने क्या लाइट नॉर्मल की ओर आ गई है। समझ रहे बिल्कुल। और इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था, इस एंगल को हमने बोला था इंसिडेंस एंगल, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव एंगल बोला हुआ था, रिफ्रैक्टिव एंगल। और इसको हम लोगों ने क्या बच्चा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई इशू बिल्कुल नहीं है। देखो नेक्स्ट, अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम इंटर करती है, अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम इंटर करती है तो अच्छा क्या होगी, ये अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। डेफिनेटली ये लाइट हमारी क्या करेगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। कोई इशू बिल्कुल नहीं। देखो ये ऐसे निकल जा रही है। और इस एंगल हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इस एंगल को हम लोग बोलने वाले हैं इंसिडेंस एंगल आई, और इस एंगल हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रैक्टिव एंगल आ। अच्छा एक चीज समझ में आ रही है कि व्हेन लाइट पासेस ऑटली डेंसर मीडियम टू ऑटली रेयर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लोअर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि बच्चा जब भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो एक कहानी समझ में आ रही है कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल आई है वो ऑलवेज क्या होगा, छोटा होने वाला है, स्मॉल होने वाला है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अच्छा अगर आई जो है छोटा है आर से तो क्या मैं स्नेल्स लगा के ये वर्ड लिख सकता हूं कि स्नेल्स क्या है, साइन आई बाय साइन आर इजिकल टू, अगर ये हमारा जो है डेंसर मीडियम हम लोगों ने क्या बोल दिया है म्यू1, और डेंसर रेयर मीडियम क्या बोल रखा है बच्चा, म्यू2 बोल रखा है। तो साइन आई बाय साइन आर इजिकल टू म्यू2 बाय म्यू1। अच्छा म्यू2 यहां पे बड़ा बच्चा कि म्यू1 बड़ा है। अगर आप ध्यान देख रहे हैं यार जो है, तो म्यू1 कौन है, डेंस मीडियम है, और म्यू2 कौन है हमारा, म्यू2 हमारा है रेयर मीडियम। मतलब म्यू क्या है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ वहां ज्यादा म्यू की वैल्यू, क्योंकि वहां लाइट क्या करती है, लो ट्रेवल करती है बच्चा। उसकी स्पीड क्या होती है, हाईएस्ट या लोएस्ट, भाई लोएस्ट होती है। भाई डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होने वाली है, फास्ट होगी या लोअर होगी, डेफिनेटली क्या होगी, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यार। कहां पर, डेंसर मीडियम में। मतलब म्यू1 वैल्यू क्या है, म्यू1 की वैल्यू ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट कम। अच्छा अगर म्यू1 बड़ा है, अगर म्यू1 हमारा बड़ा है म्यू2 से, तो म्यू2 बाय म्यू1 की वैल्यू क्या आएगी यार, 1 से छोटी या 1 से बड़ी। डेफिनेटली ये क्या आ जाएगी जो है 1 से छोटी आएगी। मतलब जब भी लाइट हमारी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम ट्रेवल करेगी तो म्यू2 बाय म्यू1 ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर देन क्या होगा, 1 होगा। परफेक्ट, सारी बातें उन्होंने पढ़ रखा है यार।
इन पे डिटेल्स बात नहीं करनी, हमको समझना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं। इन बातों को तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा था। अब अगर आप थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। अब अगर हम आपसे थोड़ा सा बात करें कि अगर मैं इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, बच्चा ध्यान समझिएगा, अगर मैं इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या रिफ्रैक्टिव रे थोड़ा सा भाई और बेंड हो जाएगी? भाई जैसे जैसे आप इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव रे क्या हो जाती है? बेंड होती जाएगी। इसको समझ लेते हैं फिगर से। हमें क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करते हैं, अगर आप इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करते हैं ये, तो लाइट क्या करेगी बच्चा? लाइट अपने पथ से क्या करेगी? और बेंड करेगी, ऐसे निकल जाएगी। जाना था इसको कैसे था? जाना इसको ऐसे था, गई कैसे? ऐसे निकल गई। मतलब आई बढ़ाओगे तो आर क्या हो जाएगा? आर भी इंक्रीज हो जाएगा। कोई इश्यू बिल्कुल नहीं आ रही है मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर मैं और इंसिडेंस एंगल बढ़ाऊंगा, अगर मैं और इंसिडेंस एंगल बढ़ा दूंगा, लो मैंने और बढ़ा दिया। ये क्या है बच्चा? ये सरफेस है। कैसी सरफेस है? जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। और ये क्या होता है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं? ये अपना नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल। ये क्या है? सरफेस है। हमने क्या किया? हमने जो है और इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं बच्चा? जो है इंसिडेंस एंगल को बढ़ा रहे हैं। तो लाइट हमारी क्या करेगी? और बेंड करेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जैसे जैसे हम इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जाएंगे, हमने क्या देखा कि एक ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसे एंगल पर हमारी लाइट जो है वो अलोंग द सरफेस निकल जा रही है। बच्चा क्या कर रही है? अलोंग द सरफेस निकल जा रही है। यार हमने क्या किया था? हम ये जानते थे कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। इसमें किसी को कोई इशू नहीं आनी चाहिए थी। लाइट क्या करती है? जब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। बिल्कुल। हमने क्या किया? हम जो है इंसिडेंस एंगल को धीरे धीरे क्या करने के लिए बढ़ाना स्टार्ट किए। इंसिडेंस एंगल हमने इतना रखा, हमने देखा हमारी रिफ्रैक्टिव रे क्या हो गई? थोड़ा सा और बढ़ गई। बच्चा हमने क्या रखा? इंसिडेंस एंगल थोड़ा और बढ़ाया, आई को हमने क्या किया? और बढ़ाया। हमारा जो है एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा टाइम आया भाई, धीरे धीरे करके हम इंसिडेंस एंगल बढ़ा रहे थे तो हमने क्या देखा कि एक ऐसे एंगल पर, पर्टिकुलर एक ऐसे एंगल पर हमारी रिफ्रैक्टिव रे जो हो रही है वो अलोंग द सरफेस निकल जा रही है। मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल कितना बच्चा जो है वो हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल आ रहा है 90 डिग्री का। रेफ्रेक्टिव एंगल भाई कितना हो गया? रेफ्रेक्टिव एंगल 90 डिग्री हो गया। और ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या ही बात है, बिल्कुल समझ में आ गया ना बच्चा? बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। कैसे आ रहा है? फिर से एक बार। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। और जैसे जैसे आप जो है इंसिडेंस एंगल बढ़ा रहे थे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव रे क्या हो रही थी? और ज्यादा जो है अब वे जा रही थी किससे? नॉर्मल से। एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया कि जब आपने इंसिडेंस एंगल को एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट किया तो हमारी रिफ्रैक्टिव रे जो है वो अलोंग द नॉर्मल निकल गई और रिफ्रैक्टिव एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया। बच्चा कितना आ गया? 90 डिग्री का आ गया। उस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उस इंसिडेंस एंगल को जब रिफ्रैक्टिव रे 90 डिग्री जो है बेंड होकर के अलोंग द सरफेस निकल जाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चा? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ध्यान रखना, इस इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर से, क्रिटिकल एंगल क्या है? कि वह पर्टिकुलर एंगल, इंसिडेंस एंगल, वह पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल जिस पर लाइट 90 डिग्री बेंड होकर के अलोंग द सरफेस निकल जाती है, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल क्लियर है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो। मैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको शब्दों में लिख दे रहा हूं। क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच the angle of refraction in rare medium becomes 90 degree is called critical angle। बच्चा समझ में आ रहा है कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से कहां जाती है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है
और किसी ऐसे पर्टिकुलर एंगल पर जब रिफ्रैक्टिव रे आपकी जो है अलोंग द सरफेस निकल जाती है, 90 डिग्री का एंगल बना करके जाती है, तो ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। चलिए क्रिटिकल एंगल पर कुछ जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हम क्रिटिकल एंगल के बारे में आपसे बात करें तो हम लोगों ने अभी क्या देखा बच्चा, मैं एक नया फिगर दिखा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने अभी क्या देखा है? हम लोगों ने देखा कि अगर लाइट रे डेंस मीडियम से, ये कैसा मीडियम है अपना? ये डेंस मीडियम है, ध्यान रखना, ये कैसा मीडियम है? ये डेंस मीडियम है। अगर लाइट रे डेंस मीडियम से एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल से निकलती है कि जब आपका रेफ्रेक्टिव एंगल या फिर रेफ्रेक्टिव रे अलोंग द नॉर्मल निकल जाता है, अलोंग द नॉर्मल निकल जाता है, सॉरी ये वाला एंगल अपना क्या हुआ? इंसिडेंस एंगल। अलोंग द नॉर्मल निकल जाता है मतलब 90 डिग्री एंगल बना के जाता है, तो ऐसे इंसिडेंस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला था? क्रिटिकल एंगल बोला था। अच्छा ये कौन सा मीडियम? डेंस मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम यार। इसको हम लोगों ने क्या बोल रखा है? म्यू1। इसको हम लोगों ने क्या बोल रखा है? म्यू2। क्या बच्चे यहां पर हम लोग जो है भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हम लोग जो है स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यार। कैसे करेंगे? देखो आप क्या बोलने वाले हैं कि साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर क्या था बच्चा? जो है आई इंसिडेंस एंगल होता है, और जहां पर आपने आई लगाया हुआ है वहां पर जो है म्यू की वैल्यू क्या थी? म्यू2 थी, तो अपोजिट रखना है। मतलब हम बोलने वाले हैं कि म्यू1 बाय म्यू2। साइन आई बाय साइन आर बच्चा यहां से देख क्या लगाना है? यहां से देख के लगाना है स्नेल्स लॉ। आप क्या बोलने वाले हैं कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ, मैं बोल सकता हूं कि म्यू2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर। मतलब म्यू2 साइन आई इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर हमारा आ चुका है। क्या यहां पर जो है मुझे आप एंगल आर की वैल्यू बता सकते हैं? रेफ्रेक्टिव एंगल की वैल्यू बोल सकते हैं। डेफिनेटली कितनी आ रही है बच्चा? 90 डिग्री आ रही है। कितनी आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। चिपका देते हैं म्यू2 साइन आई, और साइन आई बचा कितना था? आई इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल सी था, साइन सी इज इक्वल टू म्यू1 साइन आर। आर क्या है हमारा? 90 डिग्री है। अच्छा हम लोग को यह भी पता है कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां लगाता हूं तो हमारा क्या बन के आ रहा है? म्यू2 साइन सी इज इक्वल टू म्यू1, और यहां से साइन सी वैल्यू क्या आ रही है? साइन सी इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। एक फॉर्मूला हमारा बन के आ गया बच्चा, इससे हम लोग जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखने वाले हैं क्या? कि साइन सी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। ध्यान रखना म्यू1 क्या है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। अपॉन म्यू2 क्या है? रेफ्रेक्टिव एंगल ऑफ डेंस मीडियम। यार क्लियर सी बात है यार। साइन सी इज इक्वल टू म्यू1 बाय म्यू2। म्यू1 क्या है? रेफ्रेक्टिव एंगल ऑफ रेयर मीडियम। म्यू2 क्या है? रेफ्रेक्टिव एंगल ऑफ डेंस मीडियम। वो भी छोड़ नहीं समझा रहा तो मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है? म्यू1 बड़ा होगा, म्यू2 बड़ा होगा? म्यू1 बड़ा होगा, म्यू2 बड़ा होगा? डेफिनेटली म्यू2 क्या है? डेंस मीडियम का रेफ्रेक्टिव एंगल है, तो म्यू2 की वैल्यू क्या होगी? म्यू1 से बड़ी होगी। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि साइन सी इज इक्वल टू छोटा वाला रेफ्रेक्टिव एंगल, सॉरी छोटा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। यार फील करना भाई, साइन सी इज इक्वल टू क्या आने वाला है? छोटा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं जो आपका रेयर मीडियम वो एयर है, मैं यहां लिख सकता हूं कि इफ, यहां लिख रहा हूं इफ रेयर मीडियम is air and
एंड μ2 इज इक्वल टू म्यू। डर लगा भाई। अच्छा, रेयर मीडियम अगर एयर है मतलब जो है μ1 की वैल्यू क्या आने वाली है, मतलब μ1 की वैल्यू आ जाएगी, μ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप सबको पता है कि रेयर मीडियम मतलब जो है 1 से छोटा कोई भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, एयर से छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी नहीं होता है। तो μ1 की वैल्यू क्या आएगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है, जब 1 होता है। लगाओ वैल्यू। आप बोलने वाले हैं कि साइन C इज इक्वल टू μ1 इक्वल टू 1 है, मतलब 1 बाय μ2, हमने क्या बोला, म्यू बोला है, 1 बाय म्यू। मतलब अगर लाइट किसी भी मीडियम से, अगर लाइट किसी भी मीडियम से एयर में इंटर करती है और आपको उसका क्रिटिकल एंगल फाइंड करना हुआ, तो आप क्या बोलने वाले हैं, साइन C इज इक्वल टू 1 बाय जिस मीडियम से लाइट आ रही है। ध्यान रखना, अगर लाइट किसी भी मीडियम से एयर में इंटर करती है और आपको अगर फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल, तो आप क्या बोलने वाले हैं, साइन C इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, और म्यू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बिल्कुल क्लियर भाई। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। हमने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाना स्टार्ट किया और एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल आ गया कि जिस पर हमारी रिफ्रैक्टिव रे अलोंग द सरफेस निकल गई है, नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना करके निकल गई। और ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम लोगों ने क्या बोल रखा है, क्रिटिकल एंगल बोल रखा है। भाई क्रिटिकल एंगल को क्या होता है समझ आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी वो भी करके रखा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है क्रिटिकल एंगल समझ आ गया, TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझते हैं, आराम से समझते हैं। पहले ये हम लोग समझ रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं ये रफ कर दे रहा हूं और फिर बात करता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। बच्चा नई हेड लगाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसको भी हम लोगों ने बहुत प्यार से समझ लेंगे यार। टोटल इंटरनल, क्या हो रहा है यार, रिफ्लेक्शन। यार जब हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल को समझ रहे थे तो हमने आपसे बात किया था कि अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। भाई कुछ ऐसी बात की थी हमने कि अगर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाती है, और इस एंगल को हम लोगों ने क्या बोला है, इंसिडेंस एंगल, और इस एंगल को क्या बोलता है बच्चा हम लोग, रिफ्रैक्टिव एंगल, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अगर आप जो है इंसिडेंस एंगल I की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव एंगल R की वैल्यू बढ़ जाती है, लाइट मोर देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाती है, ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा मुड़ जाती है। मतलब अगर आपने जो है, मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आपने लाइट को, नेक्स्ट लाइट आपने जो है इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके निकाला तो लाइट ऐसे निकली। आपने एक और लाइट पास की जिसका इंसिडेंट एंगल बहुत ज्यादा था, अब वो लाइट क्या करी जो है बच्चा, ग्रेजिंग इमर्जेंस करते हुए, मतलब अलोंग द सरफेस निकल, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, अलोंग द सरफेस निकल गई। तो ऐसे पर्टिकुलर एंगल के लिए ये वाला बच्चा, ये वाला ऐसे पर्टिकुलर एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, इंसिडेंस एंगल को हम लोगों ने बोला था क्रिटिकल एंगल बोला था। और ये रेपनी क्या कर रही है जो है, अलोंग द नॉर्मल निकल रही है। अगर आप इंसिडेंस एंगल की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो ये लाइट क्या करेगी बच्चा, भाई देखो पहले लाइट क्या करती थी, फील करो यार, फील करो, ये सरफेस है, ये सरफेस है, आपने एक लाइट जो है किसी भी इंसिडेंस एंगल पास किया, नॉर्मल से दूर होकर के, इसको जाना ऐसे था, नॉर्मल से दूर होकर ऐसे निकल गई। धीरे धीरे आप जो है इंसिडेंस एंगल को बड़ा कर रहे थे, इंसिडेंस एंगल को जैसे आप बड़ा किए, एक बार ऐसे निकाले तो ये लाइट कैसे गई,
हमने निकाला था ऐसे, देखो मैं डबल डॉटर करता हूं ताकि समझ में आए तुमको। ये पहला था, इसकी लाइट ऐसे गई, ये तीसरा ये है, तो ये निकल गई। पहले आपने क्या किया, लाइट को ऐसे निकाला, लाइट जो है हल्का सा अपने नॉर्मल से बेंड हुई और निकल गई। आपने इंसिडेंस एंगल थोड़ा और बड़ा किया, इतना बड़ा किया, ये वाला बच्चा, ये वाला, तो आपका जो है रिफ्रैक्टिव रे क्या हो गई, थोड़ा सा नॉर्मल से और दूर गई, निकल गई। आपने एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल सेट किया, कि जब लाइट उस इंसिडेंस एंगल पे निकली तो वो ग्रेजिंग इमर्जेंस करते हुए अलोंग द सरफेस निकल गई। अब अगर आप इंसिडेंस एंगल को और बड़ा कर देंगे तो भाई धीरे धीरे लाइट क्या कर रही है, नॉर्मल से दूर चल रही है, सरफेस पे तो आ गई, अब क्या करेगी, उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। अब मैं देखो इसकी बात कर रहा हूं, अब मैं अगर बात कर रहा हूं कि अगर आप क्रिटिकल एंगल हो चुका है, मतलब आपने ऐसा इंसिडेंस एंगल फाइंड कर लिया है कि जब लाइट ग्रेजिंग इमर्जेंस अलोंग द नॉर्मल निकल रही है, अगर आपने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया, अगर आपने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया है, ध्यान रखना, अगर आपने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया है तो लाइट क्या करेगी भाई, क्रिटिकल एंगल पर तो लाइट ग्रेजिंग इमर्जेंस करते हुए निकली थी, अब तो लाइट दौड़ करके उसी मीडियम में रिटर्न आएगी। भाई हम क्या कर रहे थे, हम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जा रहे थे, सारी सिचुएशन देख रहे थे, हमने क्या किया, इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया है, हमारी लाइट जो है अब क्या करेगी, रिटर्न हो जाएगी उसी मीडियम में। और यार इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे। हुआ क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, हमको मिरर की जरूरत नहीं पड़ी, ये कोई सरफेस था जो मीडियम को डिवाइड कर रहा था, मीडियम को सेपरेट कर रहा था, बिना किसी मिरर के हम लोगों ने क्या कर लिया, रिफ्लेक्शन करवा लिया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं बच्चा। ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल अपना आर हो गया, और रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ सॉल्व जानते हैं कि एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। इसी कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर इन शॉर्ट क्या बोला जाता है, टी आई आर। नाम सुना होगा आप लोगों ने, आपके दोस्त लोग क्या बोलते थे, टी आई आर हो रहा लाइट का, क्या बोलता था, टी आई आर हो रहा लाइट का। तो टी आई आर का मतलब क्या है कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो लाइट रिफ्रैक्शन ना शो करके रिफ्लेक्शन शो कर जाती है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टीआईआर बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं यार। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत ही प्यार समझ रखा है, मैं इस पे जो है थ्योरेटिकल लिख दे रहा हूं कि क्या वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं हम लोग। अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टूवर्ड्स अ रेयर मीडियम is incident at the interface at an angle of incidence greater than critical angle. The light rays are totally reflected back into the denser medium. This phenomena is called TIR। बच्चा समझ में आ गया कि जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से भी बड़े इंसिडेंस एंगल पे जाती है तो वो सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में रिटर्न हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है बच्चा, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है बच्चा। पहली कंडीशन क्या है कि द light ray must be passes from denser medium to रेयर मीडियम।
बच्चा पहली कंडीशन क्या है कि हमारी जो लाइट रेज आ रही है, जो लाइट किरण है, उनको क्या करना पड़ेगा, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाना होगा अगर हम TIR चाहते हैं तो। क्यों? अगर रेयर मीडियम से करें तो क्या होगा भाई, अगर आप रेयर मीडियम से करते हैं तो आपको पता है कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जाते टाइम जो है लाइट हमारी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना जाके टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। यार फील कर पा रहे हैं मेरी बात? हमने क्या बोला कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। भाई देखो यार, देखो मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर आप रेयर मीडियम से, मैं R दिख रहा हूं, D दिख रहा हूं, अगर आप रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम जाते हुए क्या होती है बच्चा, जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। भाई तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इधर आएगी, आप इस पे लेकर आएंगे, जितना भी इंसिडेंस क्या करोगे, बढ़ाते जाओगे, इंसिडेंस क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, रिफ्लेक्टिव क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो कैसे होगा, मतलब अगर आपको TIR चाहते हैं, अगर आप TIR चाहते हैं तो एक बच्चा फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि द लाइट रे मस्ट बी पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चा, सेकंड कंडीशन द इंसिडेंस एंगल must be greater than critical angle. The incidence angle must be greater than critical angle. समझ में आया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक बार फिर से शॉर्ट में, एक बार फिर से जो है इसको समझ लेते हैं जल्दी से। क्या कि अगर लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। हमने क्या किया कि धीरे धीरे करके इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू जो है बढ़ाना स्टार्ट किया। एक ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल हमको मिला कि जब हमारी जो है रिफ्रैक्टिव रे क्या हो गई, वो ग्रेजिंग इमरजेंसी करते हुए मतलब अलोंग द सरफेस निकल गई 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ऐसे इंसिडेंस एंगल को, ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, क्रिटिकल एंगल बोल दिया था। फिर हमको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हुई, तो हमने क्या किया कि इंसिडेंस एंगल को हम लोगों ने और ज्यादा बड़ा कर दिया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया। तब हमने क्या देखा कि लाइट रे अब ग्रेजिंग इमरजेंसी करके निकल गई थी। तो भाई जिस मीडियम से हमने लाइट को भेजा हुआ था, जिस मीडियम से लाइट को निकाल रहे थे, पास कर रहे थे, वो लौट करके उसी मीडियम में जा रही है, मतलब डेंस से निकाले डेंस में आ गई। तो ऐसे फिनोमेना हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लाइट रे सरफेस करने के बाद उसी मीडियम में लौट कर आती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और हो क्या रहा है, टोटल की टोटल लाइट क्या गई सरफेस टकराई और लौट गई उसी मीडियम में आ गए बिना किसी मिरर के। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल दिया। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी सारी बातें हम लोग क्लियर में हो गई हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला, द लाइट रे मस्ट बी पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा, द इंसिडेंस एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन अप्लाई करके TIR करा लेंगे। TIR का फायदा क्या है, TIR कैसे आया, क्यों आया, इन सभी बातों पर अभी डिटेल में समझते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल्स को। इनको आप नोट करिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चा हमारा कि अ रे ऑफ लाइट क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारा कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स फ्रॉम अ मीडियम विद n is equal to 1.67 on a surface of separation with the air n is equal to 1. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। बच्चा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारी कोई रे ऑफ लाइट है जो किसी मीडियम से एयर में जा रही है और आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.67 दिया गया है। हमसे कह रहे हैं कि आप जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। यार हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ है कि साइन C इज इक्वल टू
बच्चा कुछ बुक ध्यान रखना, साइन सी मतलब क्रिटिकल एंगल को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा लगाने पर नीचे सी लिख देते हैं, ये भी क्रिटिकल एंगल ही है, ध्यान रखना यार, जानते रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, साइन सी लिखा रहे या फिर जो है साइन थीटा सी लिखा रहे, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल ही है कि साइन थीटा सी इजकल टू क्रिटिकल एंगल इजकल टू, फॉर्मूला क्या था, μ1 बाय μ2। अच्छा अब नहीं कंफ्यूज, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि μ1 क्या था, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम था कि डेंसर मीडियम था। मेरे भाई हमने आपको बताया हुआ था कि μ1 बाय μ2 अगर आ जाए और आपको जो है क्रिटिकल एंगल साइन सी की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमेशा क्या करो, छोटा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कर दिया करो, और छोटा वाला क्या है 1 है, बड़ा वाला क्या है 1.67 है, मतलब आप बोल देंगे 1 बाय 1.67, मतलब आप बोल सकते हैं कि साइन सी इजकल टू क्या आ गया आपका 1 बाय 1.67 आ गया। अगर इसको तुम सॉल्व करते हो 1 बाय 1.67, अब इसको सॉल्व करना मेथ्स नहीं सीखोगे शायद, भाई पॉइंट आओगे 0 आ जाएगा, 100 बाय 167 कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट में जाएगा, तो एटलीस्ट क्या निकल के आता है 0.59, क्या आता है 0.59 आता है। अब अगर आप बोलोगे c इजकल टू तो क्या आ जाएगा बच्चा, c इजकल टू साइन इनवर्स 0.59, वहां कोने में देखो, सॉरी साइड में देखो क्या दिया गया है, आपको साइन दिया गया है साइन इनवर्स 0.59 इजकल टू 0.64 रेडियन दिया गया, क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 0.59 इजकल टू हम लोग दिया गया है क्या, 0.064 रेडियन, मतलब हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया है, किसमें, रेडियन में फाइंड कर लिया है। अगर आपसे डिग्री में पूछा जाएगा तो आप सबको पता है 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180, सॉरी क्या होता है 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। फाइंड कर लेंगे भाई, चेंज कर लेंगे और डिग्री में अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा, बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन था यार, इसको बोलते हैं घटिया क्वेश्चन। क्या, साइन सी इजकल टू μ1 बाय μ2 करना था, वैल्यू चिपकानी थी, कैलकुलेशन करना था, आंसर लाना था। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, वो आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा कि व्हाट मस्ट बी द क्रिटिकल एंगल, क्वेश्चन क्या बच्चा हमारे पास कि व्हाट मस्ट बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर देयर टू बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे गोइंग फ्रॉम द वाटर विद NW, मतलब वाटर का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3 टू ग्लास, और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बच्चा 1.52 है। यार देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब आपका इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल एंगल से। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ऐसा कौन सा इंसिडेंस एंगल होगा जब टोटल इंटरनल हो जाएगा, कंडीशन ये है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेंगे और बाद में क्रिटिकल एंगल से बड़ा अपना इंसिडेंस एंगल रख लेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा लेंगे। यार मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। पहले आप इसको खुद सॉल्व कर लिए और फिर मैं कर रहा हूं बच्चा। हाँ पहले आप करेंगे डेफिनेटली, पहले आप, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या किया था, इससे पहले वाला मैंने किया था, आपको दिखाया था। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है फिर से यार, हो गया, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होता है, हो गया। चलो देखते हैं बच्चा, हम लोग को अगर क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन सी का तुमने फॉर्मूला क्या रखा था, μ1 बाय μ2, और आंख बंद करके जब भी आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, आंख बंद करके क्या करोगे, छोटा वाला म्यू बड़े बड़ा वाला म्यू, छोटा वाला म्यू क्या हमारा जो है 1.3 है, अपन बड़ा वाला म्यू क्या है 1.52 है। यहां पर 0 बढ़ाऊंगा, पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा, हो जाएगा 130 बाय 152, और अगर जो है इसको कट करूंगा बच्चा तो आ जाएगा हमारा 0.85। मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन सी इजकल टू 0.85, देन सी इजकल टू साइन इनवर्स 0.85,
क्या कहीं साइन इनवर्स 0.85 की वैल्यू दिया क्या? हाँ बिल्कुल दे रखा है। परेशान मत होना, आपके कोर्स में आपको ऐसी खतरनाक सी वैल्यू नहीं देंगे, वो इजी इजी से वैल्यू जिनको आपको पता होगा, जैसे साइन 30 हो गया, साइन 60 हो गया, ऐसी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो साइन इनवर्स 0.85 इजकल टू दिया गया है 1.06 रेडियन, लिख देते भाई, मतलब सी इजकल टू क्या आ गया हमारा 1.06 रेडियन। फिर से एक बात, अगर हमको रेडियन नहीं चाहिए, अगर हमको जो है क्या चाहिए, डिग्री में चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, रेडियन को डिग्री में चेंज कर देंगे, 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180 रेडियन, बिल्कुल 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180 रेडियन चेंज कर लेंगे। जो लोग बच्चे ये क्वेश्चन कर लिए होंगे या जो इस टाइप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो उनको लग रहा होगा कि मजा नहीं आया सर। मजा दिलाएं? देखो फैलना नहीं है, हमको मजे लेने जा रहे हैं, मजे से करेंगे, आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। अच्छा हमारे पास मान लो एक नया क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास ग्लास का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम जो है लाइट को पास करने वाले, कैसे पास करते हैं देखते हैं। तो बच्चा ये है अपना ग्लास का इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस टाइप का था। ये क्या अपना जो है 90 डिग्री एंगल है, ये क्या है, ग्लास है भाई, डिजाइन इसको ऐसी दी गई थी। हमने क्या किया, अच्छा एक और बात, इस इंस्ट्रूमेंट का हमको जो है क्रिटिकल एंगल दे रखा है, एंगल सी इज इक्वल टू बोला हुआ है 42 डिग्री। क्या बोला है, एंगल सी इज इक्वल टू क्या बोल रखे हैं, 42 डिग्री दे रखे हैं। हमने एक लाइट रे पास की है 42 डिग्री पर, हमसे कह रहे हैं कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। बच्चा चलो कर दो यार, फैलना नहीं है, कोशिश तो करोगे। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे। कंप्लीट करें बच्चा, कंप्लीट करें, फैलना नहीं है। फिर से, अब जिन लोगों को मजा नहीं है उनको मजा दिला रहा हूं। हो गया, हो गया। हाँ कुछ लोग बोले होंगे कि भैया क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, करना क्या था, ग्रेजिंग इमेज करके लाइट को झंडे से निकाल देंगे। भाई क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंस एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो हमारी रिफ्रैक्टिव रे क्या करती है, ग्रेजिंग इमर्जेंस करते हुए अलोंग द सरफेस निकलती है। और सारे बच्चों ने लगभग लगभग ऐसे निकाल दिया होगा। यार इंसिडेंस एंगल है क्या, कहां से लेते हैं उसको हम लोग, उसको लेते हैं नॉर्मल से। तो नॉर्मल ड्रा किया, करो। अब बताओ इंसिडेंस एंगल आपका ये हुआ कि ये हुआ? भाई नॉर्मल से लेते हैं तो नॉर्मल से यहां आ रहा है, मतलब इंसिडेंस एंगल आपका कौन आएगा, ये आएगा। अब अगर जो ये टोटल एंगल 90, भाई सरफेस पे नॉर्मल ड्रा किए हो तो ये टोटल एंगल क्या था 90 डिग्री का, ये कितना था 42, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 डिग्री आएगी। मतलब आपकी जो लाइट है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से पास हो रही है, मतलब TIR हो जाएगा, ना कि ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। क्लियर? अरे यार इंसिडेंस एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है 40 डिग्री आ रही है। अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता तो ग्रेजिंग इमरजेंस होता। अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो TIR हो जाएगा, तो TIR करा लो। TIR करा दिया, ये भी एंगल कितना आ गया 48 डिग्री आ गया। अच्छा अगर ये एंगल 48 डिग्री तो ये एंगल कितना, भाई ये भी नॉर्मल था, टोटल 90 था, तो ये 42 हो गया। अब भाई पास करना, लाइट यहां से क्या होगी, ये भी तो सरफेस है, ग्लास है पूरा, इधर एयर भरा हुआ है, तो फिर से जो है सरफेस चेंज कर रहा है मीडियम को, तो फिर से लाइट क्या करी देखते हैं। अभी 42 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये क्या है बच्चा, एंगल ड्रॉ करेंगे, ये कितना होगा, ये 42, ये 90, ये क्या होगा 48 होगा। अरे सबको पता है ना कि क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के तीनों अंतःकोण का मान क्या होता है, सम। इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 180 होता है, 90, 42, 48। यार समझ में आ रहा है इतनी बात। नॉर्मल ड्रा करो, ये एंगल कितना
ये एंगल कितना, अगर ये 48 तो ये क्या आ गया 42 आ गया। इस बार आपकी इंसिडेंट रे कितने पर है, इंसिडेंट एंगल कितने पर है 42 डिग्री पर है, और क्रिटिकल में क्या था 42 डिग्री था। मतलब अगर आपकी जो है इंसिडेंट रे 42 डिग्री बना रही है तो क्या करेगी, गिरेजिंग इमरजेंस करेगी, और अब लाइट आपकी जो है यहां से देखो अलोंग द सरफेस निकल आई। जिन लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छा, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको फैलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये है ही नहीं यार। बोर्ड वाले बिल्कुल परेशान मत हो, ये आपके लिए नहीं है मेरे भाई। जो लोग कंपटीशन तैयारी करते हैं ये उनके लिए था, जो ये सब पढ़ चुके थे, जिनको इसमें मजा नहीं आ रहा था उनको मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, मजा दे रहा हूं। समझ लिया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, कुछ किया नहीं मैंने, कुछ नहीं किया था, बस यही बात हुई थी हमारी। तो न्यूमेरिकल हमने आपको लगा के दिखा दिया बच्चा, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, इनको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये नहीं, ये वाले। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इसके प्रिंसिपल पे जो काम करते हैं, टीआईआर का यूज क्या है उसके बेसिस पे बात कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं और बात करते हैं कि इसका यूज क्या है टीआईआर का बच्चा। एप्लीकेशन ऑफ अगर टीआईआर पे मैं बात करूं तो बच्चा जनरली दो एग्जांपल आप में दिए जाते हैं, एक तो मिराज का दिया जाता है और दूसरा आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर। अब मिराज तो आपके कोर्स में है नहीं, मतलब धोखा आपके केस में है नहीं यार। मिराज का मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है। अरे भाई रेगिस्तान मरीज का है, सडनली पानी दिख गया, पानी होता नहीं है, हाँ भाई वही जो पढ़ते आ रहे हो। तो मिराज आपके कोर्स में है नहीं, तो हम लोग मिराज तो पढ़ने वाले नहीं है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ने वाले हैं। तो आप हेड लगा लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या बच्चा? आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि ये इंटरनेट कम्युनिकेशन इतने फास्ट कैसे होते हैं, हम अपने डेटा हम इतना जल्दी फास्ट कैसे ट्रांसफर कर पाते हैं, ये सब माइंड में क्वेश्चन आते होंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण पॉसिबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर के कारण पॉसिबल होता है, जो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, टीआईआर के प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चा। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर है क्या, एक बहुत ही पतला सा वायर होता है, वेरी 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 थिन वायर होता है बच्चा। अगर मैं इसके रेडियस के बारे में बात करता हूं तो इसका जो रेडियस होता है यार वो माइक्रोमीटर में होता है, 10⁻⁻⁶। इतने से पतले वायर में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं। आप लोग देखे होंगे आपके घरों में जो ब्रॉडबैंड लगता है वो काफी ज्यादा महंगा वायर होता है, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर के वायर होते हैं जिनमें क्या कराया जाता है, टीआईआर कराया जाता है, जिसमें आप जो अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं ताकि आपको नेट की स्पीड क्या मिल सके, फास्ट मिल सके, अच्छी मिल सके। बताइए क्या होता है, ये फिर से एक बार जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बहुत ही पतला सा वायर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। इसका डायमीटर क्या होता है, एटलीस्ट 10⁻⁶ मीटर होता है। लाइट के स्पीड का यूज करके अगर डाटा हमको बहुत जल्दी ट्रांसफर करना होता है तभी हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है यार। मैं अगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसे एक वायर होता है भाई, पतला सा वायर है जिसको ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनाते हैं। अब बिल्कुल इतना सा पतला सा वायर है तो आपको गोल गोल दिखेगा ही। कुछ इस तरीके से मान लो, तो ये कोई आपका ऑप्टिकल फाइबर है, यहां से डाटा एग्जिट होकर बाहर निकलेगा। गोला बना दे हम लोग, डमरू बन गया एक। हो क्या रहा है कि आपने जो है यहां से कोई डाटा पास किया है, वो भी किसकी स्पीड चलेगा, जो है लाइट की स्पीड चलेगा। क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने इसको ऐसा वायर सेट किया हुआ है कि इसके हर एक पोजीशन पे अगर आपका जो है रे कहीं भी जो है यहाँ पे टकराती है तो टीआईआर कर जाएगी यार। मतलब अगर आपने जो है रे को इस तरीके से भेजा हुआ है, नॉर्मल बना दो भाई, ये एक्सेस होगा इसका जो है, अगर ये नॉर्मल होगा तो इसको जो है क्या करना होगा, डेंस सॉरी रेयर टू क्या हो रहा है, हाँ रेयर टू डेंस आ रही है, थोड़ा सा दूर लो, यहां जाके टीआई कराएगी। कहीं भी टकराए पूरे वायर में, कहीं भी टकराए क्या करना होगा, इसको जो है इसको टीआईआर करना ही है, ये कहीं भी टकरा जाए।
इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर आपका जो रे है इस वायर में कहीं भी टकराती है तो इसको ऐसा बनाया ही गया है कि ये हर एक प्लेस पे क्या शो कर जाएगी, TIR शो कर जाएगी, और फाइनली आपका डाटा क्या हो जाएगा, रिमूव बाहर हो जाएगा। मतलब इसी फिनोमेनन हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और ये किसके बेसिस पे काम करता है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है। ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। होता क्या है कि 100% डाटा आपको एटलीस्ट यहाँ पे मिल जाता है, वो भी फास्ट ट्रेवलिंग करते हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें कौन सी स्पीड यूज करते हैं, लाइट ऑफ स्पीड यूज करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी। और स्पीड ऑफ क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सबको पता है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है हम लोग जो है डाटा अपना ट्रांसफर करते हैं। क्या यूज करते हुए, ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हुए। यार इसके बारे में बेसिक चीजें लिख नहीं रहा हूं, आपने अपने बुक में पढ़ लेना है और सारी थ्योरेटिकल चीजें समझ लेनी है। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, बहुत डिटेल में है नहीं, तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया नहीं है, इतना आपके लिए काफी है। अच्छा लगा? क्रिटिकल एंगल क्या समझ में आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या समझ में आया, एप्लीकेशन जो है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बेसिक समझ में आ गई है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। एक बहुत ही पतला सा वायर होता है जो कि ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसका डायमीटर क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। इसमें बेसिक करते हैं कि डेटा का ट्रांसफर करते हैं। डेटा ट्रांसफर स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एटलीस्ट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है, जिसमें हम लोग जो है बहुत जल्दी अपना डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं। किसके फिनोमेना पर काम करता है, किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये TIR को फॉलो करता है। मतलब अगर आप जो है इस वायर में आपका डेटा कहीं भी टकराता है तो वो बिना लॉस के TIR करते हुए एग्जिट हो जाता है, बाहर निकलता है, आपके पास तक पहुंच जाता है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल जो है हम लोगों ने इतनी सारी बातें समझ ली हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चा। अब स्टार्ट करने पर जो नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हम लोग समझ के रखा हुआ है, इसको एक बार आप फिर से जो है रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा बच्चा। न्यूमेरिकल्स पे विशेष फोकस रखेगा, न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं, उनको जरूर ट्राई करिएगा यार। न्यूमेरिकल्स क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस लाता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स हमेशा ट्राई किया करो, न्यूमेरिकल्स ट्राई करो बच्चा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो बच्चा।